नमस्कारम मित्रों। डॉक्टर सत्या होप टॉक परिवार के सभी परिजनों को सादर प्रणाम और अभिनंदन प्रस्तुत करता हूँ। आज के भैया जी उवाच में कुछ छोटे छोटे किंतु महत्वपूर्ण बिंदुओं की ओर चर्चा करना चाहूँगा। सबसे पहली बात तो कल क्या बल्कि पिछले 5-6 दिन से लगातार एक कार्यक्रम चल रहा है माई ड्रीम करके, द ड्रीम। उसमें विभिन्न पहलुओं पर चर्चा हो रही है। अधिकतर साथी अपने स्वप्न चाहे रात के देखे हुए हों या दिन को जागती आंखों देखे हुए हों, पहले देखे हों या अब देख रहे हों, या कुछ स्वप्न ऐसे हों जो कि उनके पूर्ण हो चुके हैं या ऐसे हों जो कि पूर्ण नहीं हो सके। ऐसे विभिन्न प्रकार के स्वप्नों की चर्चा, परिचर्चा, विचार विमर्श उस पर किया जा रहा है, एक दूसरे के साथ में साझा किया जा रहा है। और रात को 8 बजे प्राइम टाइम में ये कार्य होता है। कल एक और विशेष बात चर्चा में सामने आई। दरअसल ऐसा नहीं है कि पहले इस विषय में कभी चर्चा नहीं हुई, किंतु कल विशेष रूप से जब वो बिंदु उठा तो कुछ नए तत्व सामने निकल कर के आए। इस परिवार की ये विशेषता है कि यहाँ हर परिजन बिल्कुल निर्बल होकर के पूरी स्वतंत्रता के साथ में अपनी सारी बातें कर लेता है, अपनी सारी बातें कह देता है। मैं जो कुछ बात आपसे कह रहा हूँ वो मेरे मन में जो अनुभूति है वो ये है कि जैसे मैं अपने परिवार के सदस्यों के बीच में बैठ कर के कोई बात कर रहा हूँ। आज डॉक्टर सत्यप्रकाश पांडे जी ने एक बहुत बढ़िया बात कही, 2 मार्ग दिखाए, एक धर्म पथ और एक कर्म पथ। तो मुझे लगता है कि बेशक यहाँ हमारे कर्म पथ के साथी हैं, किंतु उनको देख करके कहीं भी ऐसा नहीं लगता कि वो हमारे धर्म पथ के साथी नहीं हैं। अर्थात कर्म पथ और धर्म पथ दोनों के साथी एक दूसरे के साथ में जुड़ गए हैं, मिल गए हैं। उन्होंने कुछ संबोधनों का जिक्र किया तो मुझे भी स्मरण हो आया कि मैं जिस समय लखीमपुर खीरी के गोला गोकर्णनाथ में मेरी पोस्टिंग हुई बैंक में अधिकारी के रूप में, तो वहाँ एक सज्जन देहरादून के थे। वो पता नहीं उनको मजाक करने की आदत थी, मजाक किया करते थे। कुछ लोग जैसे कह देते हैं चाचा जी, ताऊ जी, भाई साहब, इस प्रकार के संबोधन अक्सर लोग बाग कर लेते हैं। उन्होंने मुझे एक बार संबोधन दिया मामा जी। हमारी कोई प्रतिक्रिया नहीं, ठीक है, जो कह रहे हैं सो ठीक है। मकसद ये कि आदमी आदर दे रहा है, किसी भी संबोधन से दे तो उससे क्या फर्क पड़ता है। लेकिन उन्होंने पलट करके मुझसे जो बात पूछी फिर कि आपको इसमें कोई ऐतराज तो नहीं, तो हमने कहा भाई मुझे इसमें क्या ऐतराज होता है, आप अपनी माता जी का भाई मुझे बना रहे हैं तो मुझे क्या ऐतराज है इसके अंदर। तो वो कहने लगे छोटे बच्चे भी मामा कहने लगे तो मैंने कहा तो क्या दिक्कत है। जवाहरलाल नेहरू जी को सब चाचा जी कहते थे। वो बड़े बड़े बुजुर्गों से लेकर के छोटे छोटे दुधमुए बच्चे तक के चाचा थे। वो उन बच्चों के भी चाचा थे जिनकी माँ उनके अपनी संतान से भी छोटी थी। तो ये तो कोई बात ही नहीं हुई। तो वहाँ स्थिति ये हुई कि वहाँ पहले आपस में जो अपने सहकर्मी थे
उनके बीच में मामा नाम से प्रचलित हुआ। फिर धीरे धीरे जो उस शाखा में आने वाले कर्म वो रहे, कस्टमर रहे, उनके बीच में प्रचलित हुआ। नतीजा ये हुआ कि आज भी मैं गोला में यदि किसी को फ़ोन करता हूँ और अपना नाम बताने की कोई चेष्टा करता हूँ तो मुझे कोई नहीं पहचानता। खाली मामा कहूँगा तो तुरंत पहचान लो। ये मैं इसलिए कह रहा हूँ कि धर्म पथ और कर्म पथ किस प्रकार से मिल जाते हैं, ये एक इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। ईश्वर की कृपा से क्योंकि जीवन के 71-72 वर्ष बीत चुके हैं, तो अनुभव हर प्रकार का, हर जगह का अलग अलग मुझे प्राप्त करने का अवसर मिला। तो इसलिए यहाँ हम लोग आपस में इसी तरीके से बात करते हैं जैसे कि हम अपने कार्यालय में बात करते हैं, इसी प्रकार से जैसे अपने घर में बात करते हैं। तो संबंध आपसी ऐसे ही बने हैं, और ऐसे संबंध जब बन जाते हैं तो फिर किसी प्रकार का दुराव, छुपाव, कपट और मुखौटों वाली बात नहीं रहती है। आज सवेरे मैंने एक शब्द दिया था वाक्यांश में, मुखौटों पर मुखौटे। तो वास्तविकता ये है, अब जो अंदर है, इस पटल पर जो अंदर है वही बाहर है। तो इसलिए इस बात की बहुत संभावना है कि कोई बात मैं यहाँ से कहूँ और वो बात डॉक्टर सत्यप्रकाश पांडे के या अपने किसी साथी के मनोनुकूल न हो, न लगे, या ऐसी स्थिति हो सकती है कि कोई मेरे मुंह से क्षमा कीजिए, ऐसी योजना के संबंधित कोई बात निकल जाए जो कि इस समय उद्घाटित करना ठीक नहीं था या नहीं माना जाता, तो इसमें किसी प्रकार की कोई चिंता की बात नहीं है, क्योंकि यहाँ सब एक दूसरे को जानते हैं, पहचानते हैं, और जानने पहचानने की बात नहीं है, मानते भी हैं और समझते भी हैं। इसलिए किसी भी प्रकार की कोई भी वार्तालाप है, चाहे किसी क्रिया से संबंधित है, किसी कार्यक्रम से संबंधित है, या किसी योजना से संबंधित है, तो हम लोग उस पर सब मिलकर के विचार कर सकते हैं, सब मिलकर के विचार करते हैं। और एक चीज और है कि जो व्यक्ति जीवित है, ध्यान दीजिएगा बड़े गौर से, जो व्यक्ति जीवित है या जिस व्यक्ति के अंदर संवेदनाएं हैं, वही किसी बात को अच्छा या बुरा मान सकता है, समझ सकता है, उसमें समझने की शक्ति है। और जो इन सब भावनाओं से परे हो गया कि उसको कुछ नहीं लगता, ना अच्छा लगता ना बुरा लगता, तो फिर क्या उसको जीवित की श्रेणी में माना जा सकता है? नहीं मानता। मन के अंदर भावनाएं, संवेदनाएं हर व्यक्ति के अंदर होती है, और हर जीवित व्यक्ति के अंदर होती है। मृत व्यक्ति में कोई संवेदनाएं नहीं होती, कोई भावनाएं नहीं होती। तो लिहाजा अगर मैं किसी बात को अच्छा या बुरा कह रहा हूँ, समझ रहा हूँ, बता रहा हूँ, या मैं कोई अपनी बात कह रहा हूँ, तो इसका मतलब ये है कि मैं संसार में हूँ, जीवित हूँ। और संबंध हमेशा जीवित व्यक्तियों के साथ ही होते हैं।
किसी मृतक के साथ में संबंध नहीं होते हैं। जब तक मनुष्य जीवित रहता है तभी तक के संबंध होते हैं, वरना तुरंत बाद जो है वो संबंध चाचा ताऊ काका माता पिता इनसे हट करके उसी शरीर के नाम, वही शरीर जिसके कंधे पर बैठ करके कभी झूठते थे, जिसकी उंगली पकड़ करके कभी चलते थे, शांत होते के साथ ही फिर उसका नाम बॉडी में परिवर्तित हो जाता है। फिर उसको कोई ये कह करके संबोधित नहीं करता ये हमारे पापा जी थे, हमारे नानी थे। अब तो बॉडी है, बॉडी का विसर्जन कर दो, पहुंचा दो जहां पहुंचा दो। कोई ये नहीं कहता पापा जी को पहुंचा दो, कोई नहीं कहता चाचा जी को पहुंचा दो। तो कहने का तात्पर्य यही है कि संबंध जब तक हैं, जब तक मनुष्य जीवित है, तो इसे समझने बूझने जानने नाराज होने हंसने रोने हर प्रकार की क्रिया जब ही संभव है जब मनुष्य जीवित है, विवेकशील है। विवेकशील मनुष्य ही जीवित रह सकता। तो हाँ, अब बात जहां से चली थी वहां तो वो तो बीच में छूट गई बात, कहीं की कहीं पहुंच। मैं एक बड़ी विनम्रता के साथ में निवेदन करना चाहता था। सौभाग्य से डॉक्टर सत्यप्रकाश पांडे जी भी इस समय यहाँ पटल पर उपस्थित हैं। उनकी उपस्थिति में इस बात को कह रहा हूँ, हो सकता है मेरे किसी साथी को या स्वयं डॉक्टर सत्यप्रकाश पांडे जी को ऐसा लगे कि ये कुछ कहीं अनधिकृत चेष्टा है, लेकिन चूंकि मुझे जो अनुभव हुआ वो मैं बता रहा हूँ। मेरा मानना यह है कि हम जिस कार्य को करते हैं, जो हम कार्यक्रम बनाते हैं, जो भी हम विशेष कार्यक्रम बना रहे हैं, किसी भी रूप में सही, जैसे कार्यशालाएं बनी तो उन कार्यशालाओं में जो भी वाचन होते थे, जो भी प्रस्तुतियां होती थी, वो सब उस कार्यशाला से संबंधित ही होती थी। इसलिए वाचन जो भी होंगे वो सब उनसे ही संबंधित होंगे। इसलिए जो एक कार्यक्रम द ड्रीम नाम से जो बना है, इसके अंदर जब भी बात होगी वो केवल और केवल स्वप्न की बात होगी। बड़ी विनम्रता के साथ मैं कहता हूं कि रचनाओं का पाठ या तो फ्राइडे मीट में रखा जाए या फिर इनके लिए हर 15 दिन में एक काव्य गोष्ठी रख ली जाए, 1 घंटे की, 2 घंटे की, 2.5 घंटे की, 3 घंटे की, जिस प्रकार से उपलब्धता हो उस हिसाब से रख ली जाए तो कोई दिक्कत नहीं। लेकिन मैं अपना अनुभव बता रहा हूँ, कृपया इसको अन्यथा न ले, एक बार पुनः क्षमा प्रार्थना करूँ कि कल के कार्यक्रम में मैं किसी का ड्रीम सुनने की इंतजार में बैठा रहा और पता चला कि कार्यक्रम समाप्त हो गया और मुझे किसी का ड्रीम मिला ही नहीं। काव्य रचना में ड्रीम था वो एक अलग बात थी, क्या सोच थी वो एक अपने आप में अलग बात थी। लेकिन वहां अगर मैं अपने सूत्रधार के रूप में अपने ड्रीम की बात करूं तो उसको ड्रीम के रूप में ही बात करूं। काव्य का रूप उसको यदि मैं देता हूं तो वो फिर कविता ही कहलाती है। 3 ड्रीम की बात थी कि प्रतिदिन रखे जाएंगे साथियों के। सूत्रधार जो होता है उसकी बात, उसके ड्रीम अपने आप में संचालन के ही रूप में आ जाते हैं। वो वहीं उन्हीं के बीच में जिस समय एक ड्रीम से लेकर के, किसी एक व्यक्ति के ड्रीम से लेकर के दूसरे साथी के ड्रीम तक पहुंचाता है,
तो वो उसके बीच में सामंजस्य बैठाते हुए ही अपने ड्रीम की बात करते हैं। मैं एक बार पुणे बड़ी विनम्रता के साथ में निवेदन करता हूँ, इस बात को अन्यथा ना लीजिएगा। आज मन में बात आई है तो वो मैं बता रहा हूँ, कह रहा हूँ। तो अनुरोध है कि ड्रीम को ड्रीम तक ही रहने दें। काव्य पाठ हम लोग निश्चित रूप से सब लोग करेंगे, करते भी हैं। फ्राइडे मीट में करें, बल्कि उससे भी अच्छा ये है, फ्राइडे मीट की भी चीज़ ये है कि मीट में फिर अपनी कुछ एजेंडा होता है, उनके विषय में कुछ बात करनी होती है, तो एक काव्य गोष्ठी रख लीजिएगा किसी भी दिन, जिस दिन इच्छा हो उस दिन रख लीजिएगा। खुल करके दिन का समय रखिएगा, शाम का समय रखिएगा, जो भी समय उपलब्ध हो उसी हिसाब से रख लीजिएगा। या हमारे सभी साथियों की या अधिकतर साथियों की जो समय जिनको सूट करे या जिस पर सब लोग राज़ी हों उसमें रख लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन ड्रीम को ड्रीम तक सीमित रखिएगा, अनुरोध विशेष। आइए अब एक दूसरे बिंदु पर आता हूँ जो आज मैं सोच करके आया कि आज अभी यहाँ आते आते मुझे एक पोस्ट मिली जिसमें लिखा कि फेसबुक का बॉस इस समय डॉक्टर सत्या होप टॉक, तो इससे जुड़िए और अपने आप को बॉस का अनुभव कीजिए, क्योंकि यह हर व्यक्ति बॉस है। यहाँ हर व्यक्ति बॉस बनने के लिए ही आया है और हर व्यक्ति बॉस है, इसीलिए वो यहाँ आया है। तो इसलिए जो भी बॉस बनना चाहते हैं या स्वयं को बॉस मानते हैं, वो इस पटल से जुड़े, इसमें आए, इसको देखें, इसको समझें और फिर उसके बाद में इस पथ पर आगे बढ़ें। एक ये अनुरोध। दूसरी बात जो कई दिन से मन में तय रही थी, थोड़ा सा संकेत डॉक्टर पांडे ने भी मुझ पर किया था इस विषय में कि हमारे जो भी नए साथी हैं उनसे ये अनुरोध है कि चूँकि डॉक्टर सत्यप्रकाश पांडे जी इस समय काशी मीट बनारसिया की व्यवस्थाओं में उसको मूर्त रूप प्रदान करने में अति व्यस्त हैं, अतिरिक्त रूप से व्यस्त हैं। तो इसलिए डॉक्टर सत्या होप टॉक के कार्यक्रमों के लिए किस प्रकार यहाँ वाचन होता है, कौन कौन से यहाँ कार्य होते हैं, क्या क्या कार्यशालाएं हैं, क्या क्या इसकी नियमावली है, क्या यहाँ किया जा सकता है, व्हाट डू एंड व्हाट डोंट, उसकी स्थिति, उसके बारे में जिनको भी जानकारी चाहिए वो मेहरबानी करके, कृपा करके मेरे नंबर पर संपर्क कर लें। और जब मैं संपर्क करने की बात करता हूँ तो यद्यपि मैं नए सदस्यों को मैंने एक वो बनाया हुआ है, परफॉर्मा बनाया हुआ है, मैं उनको भेजता हूँ कि आपको यदि किसी किस्म की कोई जानकारी चाहिए, किसी किस्म की कोई परेशानी हो या कोई चीज़ समझनी हो, किसी नियम के, उपनियम की या किसी भी बात के विषय में, तो आप निम्न नंबर पर संपर्क कर लें। मैं अक्सर जो भी नए सदस्य होते हैं सबको भेज देता हूँ। तो यहाँ आज खुले मंच से एक बार फिर मैं अनुरोध करता हूँ कि जो भी नए सदस्य हैं उनको किसी भी प्रकार की यदि जानकारी चाहिए तो वो मुझसे संपर्क कर सकते हैं, करें, बहुत अच्छा लगेगा। क्योंकि जब तक आपस में बातचीत नहीं होगी तब तक आपसी संबंध किस प्रकार से मधुर हो पाएंगे। एक परिवार में जब हम जुड़े हैं
परिजन बने हैं और परिजन बने नहीं हैं बल्कि परिजन हैं, तो फिर संकोच की कोई बात नहीं। आज देखिए दोनों शब्द आ रहे हैं। जब हम परिजन हैं तो फिर संकोच किस बात का है? जो आपकी जरूरत है वो मेरी जरूरत है, जो मेरी जरूरत है वो आपकी जरूरत है, तो हम दोनों मिलकर के एक दूसरे की जरूरतों का ख्याल रखें तो कितनी बढ़िया बात है। और उन जरूरतों का ध्यान रखने में फिर संकोच किस बात का, जब परिजन ठहरे एक दूसरे। तो इसे जो मेरे साथी इस वाचन को सुन रहे हैं या बाद में सुनेंगे, या जिनके संपर्क के कारण कुछ नए साथी जुड़ रहे हैं या जुड़ेंगे, उनके लिए मुझे ये संदेश देना है कि वो भी विशेष रूप से इस बात की चर्चा अपने साथियों से, नवागंतुक साथियों से कर दें कि यदि किसी प्रकार की कोई जानकारी, कोई भी विषय में कुछ जानते हैं या जानकारी चाहते हैं, तो वो मेरे नंबर पर संपर्क करें। या इस समय हमारे पास सक्रिय रूप से 4 राष्ट्रीय प्रवक्ता इस पटल पर उपलब्ध हैं। एक तो आपके सामने, मेरा नंबर तो आपको मिल ही जाएगा। दूसरे आदरणीय विद्युत प्रभा चतुर्वेदी मंजू जी, उनका नंबर भी आपको पटल पर उपलब्ध है। तीसरे डॉक्टर यति शर्मा, बहुत विदुषी महिलाएं हैं दोनों, विदुषी कवियत्री हैं, समाज सुधारक हैं, लेखिका हैं वो। और चौथे आदरणीय ओम प्रकाश खंडेलवाल जी। ये 4 राष्ट्रीय प्रवक्ता को इस समय जो सक्रिय हैं पटल पर, उनको इसी निमित्त यही कार्य उनको सौंपा गया है कि जो नए साथी आ रहे हैं उनको हर प्रकार की जानकारी पटल के विषय में, अपने प्लेटफॉर्म के विषय में, अपने परिवार के विषय में दी जा सके या दी जाए। तो इसलिए राष्ट्रीय प्रवक्ताओं के जो कर्तव्य हैं वो स्वयं वो भी निभाएंगे। और यदि कहीं किसी किस्म की इन चारों में से यदि फिर किसी किस्म का कोई संदेह बन जाता है या कोई नया संदेश लेना होता है, तब हम चारों में से कोई भी समान रूप से डॉक्टर सत्यप्रकाश पांडे जी से संपर्क लेकर के उस विषय में दिशा निर्देश प्राप्त कर सकते। तो नए संपर्क में जो भी नए साथी जो भी आ रहे हैं, उनसे हम लोग सीधे सीधे संपर्क में रहना चाहते हैं और यही अपेक्षा है कि वो भी हमसे सीधे सीधे संपर्क में रहें। इससे जो होने वाला लाभ है, जो विशेष लाभ मुझे आज की तारीख में दिखाई दे रहा है, वो ये है कि जो नए साथी आए हैं उनको आगे बढ़ने में क्रियाकलाप किस प्रकार से करना है, किस समय करना है, वाचन कब किया जा सकता है, वाचन किस प्रकार से किया जाना है और वाचन के तरीके क्या होंगे, उसमें यदि कहीं किसी सुधार की आवश्यकता है तो उसके विषय में कौन जानकारी देगा, किस प्रकार से सुधार होगा और प्रतिभा का उन्नयन किस प्रकार से होगा, इसकी जानकारी देने के लिए ही ये चारों राष्ट्रीय प्रवक्ता रखे गए हैं। और यदि हम चारों लोग अपने उत्तरदायित्व का निर्वहन नहीं कर पाते हैं या नहीं करते हैं, तो फिर एक ही केंद्रीभूत व्यक्ति के पास यदि सारी चीज़ें पहुंचेंगी, तब निश्चित रूप से थोड़ी दिक्कत खड़ी होगी। तो उस परेशानी से बचने के लिए, उनको परेशानी से बचाने के लिए हम लोगों को एक बीच में बैरियर लगाना पड़ेगा
कि जो नए साथी हैं वो पहले हमसे बात करें। जब हमसे कोई बात न समझाई जाए या हमसे हमारी समझाने से कोई बात ना समझ में आए तो फिर डॉक्टर से प्रकाश पांडे फिर तो जो कहते हैं जो ऑलमाइटी जो होता है वो तो फिर सर्वे सर्वा जो है, जो सर्वाधिकार जिसके पास सुरक्षित हैं उसकी तो फिर कहना ही क्या है। तब वहाँ तक पहुँचे, क्योंकि ये आज एक बड़ी हंसी की सी बात आ गई कि अक्सर हम लोगों ने देखा होगा, और देखा क्या है, हमने तो खैर भुगता भी है, और जो बैंक वाले हैं उन्होंने विशेष रूप से भुगता है इस बात को, कि जब व्यक्ति काउंटर पर होता है तो ये माना जाता है कि वो लिपिकीय वर्ग कर रहा है, चाहे भले ही वो अधिकारी हो। कभी कभी प्रबंधक को भी काउंटर पर आकर के बैठना पड़ जाता है, कुछ ऐसी परिस्थितियां बन जाती हैं, कोई आदमी नहीं होता काउंटर पर बैठने वाला। लेकिन माना ये जाता है कि जो काउंटर पर बैठा व्यक्ति है उसके मुकाबले में जो पीठ के पीछे वाली टेबल पर जो बैठा है, यानी जो पासिंग अथॉरिटी है, ही नोज बेटर देन द फ्रंट लाइनर। ये एक स्वाभाविक सी वो है, समझ है, स्वाभाविक सी सोच है। तो एक संस्कृति बनी पिछले कुछ समय में। अब तो कस्टमर ही आने बैंक में कम हो गए, इसलिए अब की तो बात ही नहीं है, क्योंकि सारे काम तो ऑनलाइन होने लगे। वरना जिस समय कस्टमर्स की भीड़ लगा करती थी और कोई आदमी काउंटर पर बैठे हुए व्यक्ति से कुछ पूछ लेता था, किसी विषय में जानकारी लेना चाहता था, कुछ पूछता था, तो एक कल्चर बनी थी अंगूठा दिखाने की। और वो कैसे, मतलब क्या कि अगर कुछ पूछना है तो पीछे जाइएगा, जो पीछे बैठे हैं वो बताएंगे। वो कल्चर यहां नहीं है, ये सबसे बड़ी। इसीलिए इन 4 व्यक्तियों को नामित किया गया है, उनको सिखाया गया है कि उनको अब अंगूठा नहीं दिखाना है कि पीछे सुनिएगा, पीछे वाले बताएंगे। फ्रंट लाइन में है तो फ्रंट लाइनर होकर के काम करेंगे, जिसको जो कुछ पूछना हो पूछिए, हम बताएं। इस सोच को लेकर के आगे, तभी इस पटल की, इस समाज की और हमारे उद्देश्यों की पूर्ति हो सके। अब चलते चलते एक बात मैं और मन में आ गई है तो कह देना चाहता हूं कि ये जो भैया जी उवाच का अंक जो इस समय चल रहा है, ये वास्तव में एक ऐसा मन में कार्यक्रम था जैसे कि अन्य हमारे साथियों के कार्यक्रम चल रहे हैं कि अपना कार्यक्रम अपनी पहचान, मेरा कार्यक्रम मेरी पहचान। जैसे रानी की जुबानी, आज उसमें स्वप्न पर बात होनी है, 12:05 पर उनका समय है, बहुत खूबसूरत समय है। डॉक्टर इंदिरा गुप्ता यथार्थ जी की परवरिश चली रही है, सब जान रहे हैं। डॉक्टर विद्युत प्रभा चतुर्वेदी मंजू जी का चुपना चल रहा है। कहने का मतलब ये है कि हमारे बहुत से साथियों ने अपने अपने कार्यक्रम के नाम, समय, दिन सब निर्धारित कर लिए हैं। ये मेरी व्यक्तिगत बात है। मेरी भी इच्छा थी कि भैया जी उवाच के नाम से कोई ऐसा कार्यक्रम स्थापित करूं, लेकिन अब वास्तव में मुझे लगने लगा है कि भैया जी उवाच में मेरा कार्यक्रम मेरी पहचान के स्थान पर ये पूरी तरीके से राष्ट्रीय तौर का ही काम रह गया है।
क्योंकि यहाँ जब मैं बाकी सब चीज़ों की समीक्षा पर उन पर दृष्टिपात करने के लिए उपस्थित होता हूँ, तो यदि मेरे मन में किसी प्रकार की कोई नया विचार, कुछ देने का, कुछ सुनने का, कुछ समझने का यदि कोई बनता भी है, तो उन सारी बातों में उलझ करके उन सब समीक्षाओं में दृष्टिपात करने में, भावनात्मक उद्बोधन में या दिशा निर्देश देने में, संदेश देने में, संकेत देने में, उनमें जब समय निकल जाता है तो मन के अंदर के जो विचार होते हैं, जो सोचता हूँ कि हाँ कुछ कहना चाहिए, वो नहीं रह पाते, भूल जाता। तो इसलिए भैया जी आज को मैं कहाँ प्रतिस्थापित करूँ, ये मेरे मन में शंका है। तो और ये शंका मैं इस समय पटल पर खुले रूप से डॉक्टर सत्यप्रकाश पांडे जी के ही सामने रख रहा हूँ। इसका निदान वो मुझे खोज करके दे, बाकी सबकी समस्याओं का निदान मैं करने की चेष्टा करूँगा, लेकिन मेरी जो समस्या है उसका निदान आप करें, ये मेरा अनुरोध है आपसे। और इन्हीं शब्दों के साथ मैं आज इस अंक का समापन कर रहा हूँ, विराम दे रहा हूँ अपनी वाणी को। और उपस्थित होने के लिए डॉक्टर विद्युत प्रभा चतुर्वेदी मंडल जी और डॉक्टर सत्यप्रकाश पांडे जी और हमारी प्यारी सी कात्यायनी बहन, तीनों लोग उपस्थित थे। इनके अतिरिक्त तो मुझे अभी कोई दिखाई दे नहीं रहे हैं। यदि कोई हो नेपथ्य में सुन रहे हो तो उनको भी सादर प्रणाम, जो बाद में सुने उनको और विशेष प्रणाम। और यदि मेरे मुख से, मेरे वाचन में कोई ऐसे शब्द, कोई ऐसे भाव निकल गए हों जो कि, या कहिएगा कि मेरे मुँह से कहे गए, निकल क्या गए, शब्द तो वही निकले हैं जो कि मैंने चाहे हैं अपने अंतर्मन से, लेकिन यदि किसी को कहीं ठेस पहुंचती है, किसी को भी, तो उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। धन्यवाद, नमस्कार, कल फिर मिलेंगे, तब तक के लिए आगे।